बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। आज का सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है कि इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो दरख्वास्त थी सज़ा मुअत्तली की, वो 11 मार्च के लिए मुकर्रर कर दी गई है। सवाल ये है कि क्या 11 मार्च को समाअत होगी, रिलीफ मिल सकता है, ईद से पहले कुछ हो सकता है। लेकिन इस केस के अंदर अगर इमरान खान साहब को बेल मिल भी जाए, यानी सज़ा मुअत्तली हो भी जाए, तब भी उनके हवाले से एक और केस है जिसमें उनकी कन्विक्शन हुई भी है और वो भी मामला अभी तक पेंडिंग है। दूसरी बात यह कि कल जो मोहतरमा हलीमा खान साहिबा ने, जो कि आपने इस मोन्टाज के अंदर देखा, चार्जशीट किया पूरी तहरीक इंसाफ को, जिसने हिला कर रख दिया पूरी तहरीक इंसाफ को। उसके बाद बैरिस्टर गौहर खान साहब की आज वजाहत भी आई है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीत जमात कहाँ खड़ी है? सियासी अदम इस्तेहकाम, इज़्तिराब और टूट फूट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब मज़ीद कौन से चैलेंजेस हैं? हुकूमत दिन ब दिन ख़ुद को ताकतवर इसलिए महसूस कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि कमज़ोर होती जा रही है। इंटरनल जो इन फाइटिंग इतनी ज़्यादा है जिसका कोई इस वक्त हिसाब नहीं है। इन तमाम मामलात के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब अहमद अवैस साहब साबिक़ एडवोकेट जनरल पंजाब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद अवैस साहब। और जनाब हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब मेरे उस्ताद भी हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब न्याज़ी साहब आपका भी। अहमद अवैस साहब, आज तो कुछ मुतमईन हुए आप? अदालत ने समाअत के लिए 11 मार्च का दिन दिया है 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो सज़ा मुअत्तली का मामला है। इससे आपकी उम्मीदें जाग गई हैं या आपके खदशात अभी भी उधर ही हैं? नहीं, अब तो कहते हैं ना कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। अब बताइए, एक साल के बाद आप भी माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे हैं और समझते हैं तमाम ऊंच नीच को, सियासत की और वकालत की भी। आप बताइए कि क्रिमिनल अपील के अंदर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त इसीलिए होती है कि फ़ौरन उसकी समाअत हो जाए जी, हाँ ना हो जाए। अगर डिसमिस हो जाए तो ऊपर चले जाएंगे और वट एवर इट इज़। लेकिन यहाँ एक साल गुजर गया, उसकी वो दरख्वास्त नहीं लगने दे रहे। आप अंदाज़ा लगाइए यहाँ से कि रूल ऑफ लॉ किस बुरी तरीके से हिट हुआ है पाकिस्तान के अंदर। कितना हमारा वो तासुर जो है कानून की बारादस्ती का, वो निज़ाम जो हमारी आइडियोलॉजिकल स्टेट की बुनियाद है, उसको एक मेरे ख्याल में बहुत सख्त दचका भी लगा, नुकसान पहुंचाया गया। और ये मेरे ख्याल, जहां मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो कि एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, वहाँ एंटी स्टेट एक्टिविटी सबसे बड़ी ये है कि रूल ऑफ लॉ को आपने रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया। यह ख़तरनाक काम है बहुत, और इसका बड़ा नुकसान होगा। नहीं, बट चले, ये चीफ जस्टिस साहब से हुकूमत का तो इससे कोई लेना देना नहीं है ना। ये तो आपका चीफ जस्टिस साहब से गिला होगा, वो आपका गिला पहुंच भी गया, उन्होंने गिला शायद पार्शली धोया भी है। कहाँ गिला होगा? ये प्रॉब्लम इस वजह से है कि हुकूमत के अंगूठे के नीचे तो जुडिशरी है इस वक्त। अच्छा, 26वीं 27वीं तरमीम के बाद। ठीक 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 ठीक, ये इसलिए हो रहा है सब कुछ। अच्छा। वरना कभी आप सोच सकते हैं कि अदालत के अंदर जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो एक खड़ा होकर एक गुजारिश करने लगे और जज साहब जो हैं, चीफ जस्टिस साहब, वो मुंह फेर के निकल जाएं। एक कर्टसी भी डिमांड करती है, क्या हो जाना था इससे? सर वो कहते हैं इतनी बैशिंग की है जज साहब की, तो वो आप आगे से क्या वो इस्लाम का जवाब दें? वो उनको, वो भी इंसान ही है, उनका भी दिल है। कोई बैशिंग नहीं हुई, ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं बैशिंग की थी तो वो चले, कंटेम्प्ट इशू कर सकते। मैं वज़ीर मुमलिकत बराए असली कानून जो है उसके हवाले से, जो पाकिस्तान का कानून है उसके हवाले से बैरिस्टर अकील मलिक साहब से पूछ लेता हूँ। मलिक साहब, आपने आइन के अंदर 2 तरामीम कर दी और अंगूठे के नीचे है अदलिया आपके, बकौल अहमद अवैस साहब के। चलें, आज कोई फिर आपने तबस्सुम फरमाया या जहाँ से भी हुआ, 11 मार्च की डेट हो गई। अब अल्लाह करे उस दिन प्रोसिक्यूटर साहब आ जाएं, अल्लाह करे उस दिन बेंच बैठ जाए और ये ना हो कोई इत्तकाफ़ में ना बैठा हुआ हो या कोई उम्रे की शहादत के लिए ना चला जाए। 11 मार्च को समाअत हो जाए खान साहब की, ताकि ये गिला तो धुले अकील मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और कुछ वजूहत आपने खुद ही बता दी। ज़ाहिरी बात है, लोग इत्तिकाफ़ में बैठते हैं, लोग उम्रे की शहादत के लिए भी जाते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि 11 तारीख फिक्स हुई, देखें इसमें हुकूमत का तो कोई लेना देना नहीं। ये तो होली सोली जो काम है रजिस्ट्रार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की
जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम है। और आज इन्होंने अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त है, यही तो हम बार बार इनसे कहते थे अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दे दें। अर्ली हियरिंग फिक्स हुई और डायरेक्शन हो गई, 11 तारीख को जो है इनका केस फिक्स हो गया। अब वहाँ पे सुनवाई होगी। अर्ली हियरिंग भी अगर दे दी और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की ये बात जब की, हम सारे ही प्रेडोमिनेटली वकील हैं तीनों एटलीस्ट, और मैं समझता हूँ कि न्याय साहब भी बिल्कुल समझते हैं कानून को भी, आइन को भी, सारे मामले को, और अपनी ज़िंदगी में भी इन्होंने काफ़ी देखा होगा कि किस तरह जो है केसेस। उनके बेटे भी बैरिस्टर हैं। सस्पेंशन, बिल्कुल उनके बेटे भी बैरिस्टर हैं, हमारे कॉलीग हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ों को देखते हुए ये तो नहीं हो सकता कि किसी की ख्वाहिश पे केस फिक्स किया जाए, किसी की फरमाइश पे केस फिक्स किया जाए। हाँ, ये जरूर है कि बिल्कुल केसेस जल्दी फिक्स होने चाहिए, लेकिन उसके सर अहमद वैद साहब, सर बार बार आप इसका गिला ना करें, कोई पता नहीं 11 को समाअत भी होनी है या नहीं सर, उसके ऊपर जरा थोड़ा इत्तेफाक नहीं हो रही। नहीं, उस पे मैं पेशबंदी तो हो रही है मुनीब साहब। नहीं, इस पे बिल्कुल मैं गुजारिश ही करूंगा कि देखें, इस पे ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए कि साल बाद क्यों फिक्स हुआ है। अब देखें ना, जब 26वीं 27वीं तरमीम हुई तो हमने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया। हमने कहा कि कम से कम अपने वक्त पे हो और किसी का और जल्दी डिस्पोजल हो चीज़ों का। सुप्रीम कोर्ट में देखें, क्या अगर 26वीं 27वीं तरमीम ना हुई होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट में इनकी मुतफरक दरख्वास्त लगती जो खोसा साहब ने दी थी, और फिर ये डॉक्टर्स को एग्जामिनेशन के लिए अस्पताल एंड सो एंड सो फोर्थ, ये तमाम तो चीज़ें होती है। अब तो वहाँ पर भी एक दरख्वास्त दायर की हुई है अर्ली हियरिंग की कि ये तमाम तर मामला जो है आप फिक्स करें। अगले हफ्ते जो हफ्ता शुरू होगा तो 11 को तो डेट अब फिक्स हो चुकी है, अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या बनता है, लेकिन अदालतों से ही रिलीफ मिलना है। वैसे इस बात पे ये उसकी सनद नहीं है कि कल आफरीदी साहब भी कह रहे थे कि मैंने सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब ही नहीं दिया। चीफ जस्टिस साहब, इज्जत माफ चीफ जस्टिस साहब उठ के चले गए। अलीमा खान साहबा ने कहा हमारा भी सलाम का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है ना कि केस इसलिए मुकर्रर नहीं हो रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब बीच में से दुखी हैं, उनका दिल दुखता है, वो गुस्से में है कि इन्होंने मेरी नॉट ऑल। मैं उसमें अगर चीफ जस्टिस का ऐसे दिल दुखने लगे तो फिर मामला खत्म हो गए। मेरी तो एक प्रिजम्पशन है ना कि सवाल का जवाब नहीं, वैसे हम भी पेश होते हैं जजेस के सामने जब हम पेश होते हैं तो हम सलाम से काम नहीं शुरू करते। मतलब हम अपने क्लाइंट का केस नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो तो कह लें या आप बिल्कुल नहीं करते। हम देखें ना, मतलब ये तमाम तर मामला सुबह अर्जेंट पे केस लगाओ तो पहले सबसे पहले ये तो नहीं कहते अस्सलाम वालेकुम जी, ये वो तो ना होता है ना कोई मामला होता है, वो तो फटाफट जो है। मतलब आप जो चीफ जस्टिस साहब का सलाम का जवाब ना देना है, आप समझते हैं इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आफरीदी साहब को सलाम करना नहीं चाहिए, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज कोर्ट का कुछ डेकोरम होता है, कोर्ट रूम के कुछ देखे ना आप पर्सनली जाके उनको ये तो नहीं कह सकते अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है आपके, ये तो नहीं चलेगा ना, वहाँ पे अदालत है। ठीक ठीक थोड़ी वो ऐसा मामला है। मतलब लेकिन खुदा के लिए अदालत के जो अपनी जरूरियात है वो तो पूरी करे ना, उसको नहीं, उसका ताल्लुक कोई नहीं है ना। अहमद वैद साहब, अकील मलिक साहब से, जनाब अहमद वैद साहब वो कहते हैं, हमारे अकील मलिक साहब कहते हैं मेरे हाथ साफ है, वो कानून के तौर पे साफ है। वैसे कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन उनके हाथ लंबे होने के साथ साथ साफ भी हैं। नहीं, इनके मलिक साहब के हाथ वाकई साफ हैं, ये बिल्कुल इज अ डिफरेंट पर्सन, लेकिन क्या करें, आप एक मजबूरी में मौजूद हैं, आप क्या कर सकते हैं। चले न्यायी साहब, वैसे हकूमती हाथ चाहे वो अकील मलिक साहब के हों या जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब के हों, वो कानूनी तौर पर लंबे तो बहुत है, बासर भी बहुत है, साफ है, क्योंकि जनाब अहमद वैद साहब फरमा रहे हैं कि उसमें ना 26वीं 27वीं तरमीम की गर्द है जो हाथों पर है, इसीलिए अदलिया अंगूठे के नीचे है। मुझे बड़ा जो है ना, आपको एक चीज जो है जो आपको फायदा नहीं है जी, आपने सिर्फ कोई एक दौर देखोगा, 2 दौर देखोगा जी। मेरे ख्याल वैद साहब ने भी मेरी तरह कोई 6-7 किस्म के इस तरह के दौर देख चुके हैं जी। वो कहते हैं मिटाता है पीरो जवां कैसे कैसे, बदलता आसमां कैसे कैसे। वैसा जब आप ये मजे लूटे थे आप, तो उस वक्त एहसास कर दिया करते और निसार साहब की अदालत को एंजॉय ना करते और ना उमर ताब बजाज साहब की अदालतों को एंजॉय करते, तो आज आपकी शिकायत जो बड़ी दुरुस्त है उसमें कोई लेगिटिमेसी होती। क्राइसिस मुल्क का क्या है कि यकीन ऐसे हम झाड़ के खड़े हो जाते हैं। मुझे तो तकलीफ अब भी हो रही है कि ज्यादती हो रही है, लेकिन ज्यादती का सिलसिला अब तो नहीं शुरू हुआ। एक तो सदी बीत गई, अब तो पाकिस्तान के अंदर ये चीजें जो है हमारे एक नॉर्म है इन चीजों। बाकी है कि जैसे अकील साहब कह रहे हैं
कि देखो मुझे नहीं पता कोर्ट का क्या माहौल है, किस माहौल में सलाम किया गया, सलाम का स्टाइल क्या है, कोर्सिव कंडीशन है। और फिर कोर्ट के अंदर मैंने तो गुड मॉर्निंग सर करते कभी किसी को नहीं देखा। वो आए और पहले के वो एक आपको पता है, आप झुक के अंदर बैठ जाते हैं अदालत में कि आप कितने सीनियर वकील हैं और कितना पे यंग जज बैठा है, और झुक के बैठ उसको बैक किए बगैर मुंह में निकलते हैं। ये तो उसमें शाम दुआ की तो बात बाद में आती है, उससे पहले तो होते हैं अपनी बात सुनी जाए। और मेरे ख्याल सुनी गई तहरीक इंसाफ के लिए जत्था देना, लेकिन ये कि इंसाफ मिलेगा। ये मैं एक वाक़या सुनाऊंगा इसके बाद आपको इसके ऊपर। अच्छा जी, चले। तो बहरहाल देखें जी, तहरीक इंसाफ जो है वो कहता है यू लिव बाय द स्वॉर्ड यू डाई बाय द स्वॉर्ड। बस एक तरीके से उन्होंने जिंदगी गुजारी है, अब उसी तरीके से उनको जो है ना उसी तलवार के नीचे उनकी गर्दन आई हुई है। अब मुझे तो जो है मैं तो होता तो क्या शिकायत करता, अब इनको शिकायत होती है किसी को तो बस देख लें। इनका गिला ये है कि सर इनका गिला ये है कि इस दफा जो तलवार है ना वो उसकी धार बहुत तेज है, और वो वकील मलिक साहब की मुस्कुराहट जैसी हमारे भाई हैं वो तो महसूस नहीं होने देते, लेकिन उनके कानून की धार बहुत तेज है। आपने देखा नहीं है कि फॉर्म 47 जो है वो आरटीए से तेज था, अभी इससे भी ज्यादा तेज हो, मिसाला तेज था इस दफा। ये तो कोई पीछे से कभी आपने देखा नहीं है कि उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट ही कर दिया उन्होंने। और ये मेरा ख्याल है असेसमेंट ही नहीं है ठीक, किस तलवार के नीचे आई है। मेरा ख्याल है जी जी मुनीब साहब, मेरा ख्याल है कि तेल नहीं, एक कुंद है। अच्छा अच्छा, धार कुंद है। अच्छा ओके, इस वजह से वो उस मुसलसल तकलीफ में है, वरना जिबा होके खत्म हो जाते। कुंदे नीचे लगे गर्दन आई हो। साहब कह रहे वैसे का एक कुंद है, इसलिए जो नीचे पड़े उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है गर्दन कटवाने में। ये तो जाती है वो गालिब ने ये कहा था। मुनीब साहब बात सुनिए, गालिब का बड़ा मशहूर एक शेर था, है तो वो फारसी का था जी। उन्होंने कहा कि बेखुद बवक्त ज़िबा तपीदन गुनाह मन, दानिस्ता दुश्ना तेज न करदन गुनाह कीस्त। के मैं तलवार के नीचे, छुरी के नीचे मेरी गर्दन है, और अगर मैं तड़पूं तो मेरा गुनाह है, लेकिन अगर वो खूंटी छुरी इस्तेमाल करे जो तेजी ना हो और वो ज़िबा ना कर सके तो फिर गुनाह किसका है? ओए होए होए होए, ये सर इस जो आपने अभी बताया है सर, इसके अंदर तो इतनी तकलीफ छुपी हुई है, यकीन माने उससे मुझे एहसास होता है। उससे मुझे एहसास होता है कि अकील मलिक साहब की हुकूमत को भी कुछ एक वाकया मैं आपको जी क्विकली आप बता दें। जी जी एक बिल्कुल मामूली सा। देखिए जब ये वाकया हुआ था ना, नॉन कॉन्फिडेंस का पास हो गया और फिर इमरान खान ने वो उसको वहाँ पे ये सिलसिला हो गया, वो चैलेंज हुआ, 5 रुकनी बेंच बैठा जी, और अत्याब बंदयाल साहब उसके सरबराह थे। वहाँ पे उन्होंने उस वक्त कोर्ट की प्रोसीडिंग से हटकर जी, शहबाज शरीफ भी आए हुए थे वहाँ पर और बिलावल साहब भी आए हुए थे जी, इनको रोस्ट्रम के ऊपर वो सिर्फ इस तरह बात करना चाह रहे थे, इनफॉर्मल, दोनों वकील नहीं थे। अच्छा। जैसे अभी इन्होंने की है, ठीक है जी। और बंदयाल साहब ने बाकायदा उनकी बात पूरी सुनी और बड़े कर्टियस तरीके के साथ वो उनके साथ पेश आए। अच्छा, ये वाकया ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो यहाँ मतलब आप समझ जाएंगे चीफ जस्टिस साहब ने कोई वसतुल कल्बी का मुजाहरा नहीं किया सलाम का जवाब दे के, लेकिन बस अपना कह देना चाहिए, क्या हर्ज है? सर उसकी गुड टू सी यू, दरअसल अहमद अवैस साहब वो उनको शायद उनकी जमात को आदत गुड टू सी यू वाली है। अब जो अकील मलिक साहब की हुकूमत है ना, उसके दौर में अदलिया मुख्तलिफ है। वो अब बकौल अहमद अवैस साहब के वो 26वीं 27वीं तरमीम का प्रोडक्ट है। एक बात जो बड़ी दिलचस्प है इसमें अकील मलिक साहब की, ये चले आप इससे जान छुड़ाएं, लेकिन पीटीआई के दोस्त जनाब जैसे अहमद अवैस साहब है वो सारे कहते रहेंगे कि आपने ये सारा बंदोबस्त किया है ना कि इमरान खान साहब का ना केस लगे ना कुछ हो, अदलिया आपकी मुट्ठी में हो। लेकिन जिस तरह से मामला आगे जा रहा है, चाहे वो उनकी सेहत का मामला हो चाहे दूसरे मामलात हो, उसमें कोई तस्फिया या आपकी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नज़र नहीं आता। अब भी उनकी फैमिली का डिमांड वही है कि उनको आप हॉस्पिटल मुंतकिल करें, उनकी फैमिली जाए, वो विटनेस कर ले कि खान साहब ठीक है। उनकी हमशीरा कह रही हैं कि इमरान खान साहब को, अलीमा खान साहबा ने एक डिजिटल चैनल से बात की जो गैर मुल्की है, कि स्लो पॉइजनिंग की जा रही है इमरान खान साहब की। ये बड़ा सीरियस चार्ज है अकील मलिक साहब।
देखिए, ये बिल्कुल अपनी पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए जो तमाम तर बयान दिए जा रहे हैं या पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करने के लिए जो दिए जा रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। अब एक दरख्वास्त दी है, बिल्कुल आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, खोसा साहब ने अर्ली हियरिंग की जो एक सीएम दायर की है और उसमें फिर कहा है कि जी आप इनको ट्रांसफ़र करें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्योंकि एक तो जो कह लें कन्फ्यूजन क्रिएट करने में तो माहिर हैं। जब कन्फ्यूजन क्रिएट की तो अलीमा साहब ने उस टाइम कहा था कि अल शिफा आए हॉस्पिटल का जो है अल शिफा आए हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होने चाहिए। फिर डॉक्टर नदीम गए, आपने देखा कि वो पैनल का हिस्सा थे, मेडिकल टीम का हिस्सा थे। इशू ये हो गया कि अब वो उसको शिफा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का कहा जा रहा है। ये मेरी तो समझ से बालतर है कि क्या जो स्पेशलिस्ट दो हैं, आँख का कोई भी मसला हो या कोई भी इशू हो, अमराज़ चश्म में अगर कोई भी शख्स मुब्तला हो तो जो वेल नोन हॉस्पिटल है वो अल शिफा आई केयर ट्रस्ट हॉस्पिटल है। पूरे मुल्क में सबको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स है। और अगर वही हॉस्पिटल इनको नहीं उससे सेटिस्फाइड हैं तो पता नहीं किससे सेटिस्फाइड होंगे। नहीं, बट आप पे चार्ज ये ना सर कि वो बार बार ये कह रहे हैं उनकी भी एक्सपर्टीज नहीं है। सर बार बार आपसे सवाल ये है कि आप छुपा क्या रहे हैं? उनकी हमशीरा ट्वीट करती हैं व्हाट आर दे हाइडिंग, वो क्या छुपा रहे हैं? आप क्यों नहीं इमरान खान साहब की हमशीरा को इस सारे मामले के अंदर शामिल करते, क्यों उनको नहीं करते? मतलब बुशरा बीबी साहिबा की बहन ट्वीट करें, वो भी यही कि खान साहब की आंख सूजी हुई है, उनका विजन ठीक नहीं है, उनके मसाइल हैं। जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं मोहतरमा नौरीन न्याजी साहिबा, अगर मैं सुनवाऊँ वो तो जारी बात है अपनी भाई की मोहब्बत में इस कदर वो कैरिड अवे हैं कि जो उन्होंने बात की है वो ज़रा आप सुन लें तो एहसास होगा कि मामला कितना सीरियस है। इमरान खान की आंख खुद से खराब नहीं हुई, जेल वालों ने किया, उसको ये छुपा रहे हैं और उसको और खराब कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं दूसरी आंख पे भी खराब हो जाए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये तो पुरअमन बात कर रही है, मैं तो पुरअमन की बात ही नहीं करती। मैं सोचती हूँ लोगों को निकल के जल्दी एहतजाज करना चाहिए। ये वक्त ले रहे हैं, इनको टाइम चाहिए ताकि आंख और खराब हो जाए। और ये समझते हैं कि हम सब ऐसे बैठे रहेंगे, हम बैठेंगे भी नहीं और हम उसका हिसाब भी लेंगे और उसका बदला भी लेंगे। ये आंख के बदले आंख होगी, फिर ये लोग अपनी आंखें पट्टियां बांध के निकलेंगे। इनकी आंखें पाकिस्तान में भी नहीं बचेंगी और बाहर की दुनिया में भी नहीं बचेंगी। ये अकील मलिक साहब बड़ा सीरियस किस्म का मामला है, आप शायद उसे लाइटली ले रहे हैं। नहीं, हम लाइट बिल्कुल भी नहीं ले रहे। और जो नौरीन साहब ने बात की, देखिए वो तो बहन है ना, वो तो कंसर्न होंगी अपने भाई के लिए और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक नेचुरल बात है और एक नॉर्मल सी बात है। हम छुपा कुछ भी नहीं रहे, वाज़ेह तौर पे हमने बता दिया। जो पिम्स की तरफ से दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो आप देख लें, उनकी ट्रीटमेंट जो हुई उसके बाद रिपोर्ट्स हैं वो फैमिली मेम्बर्स को भी दे दी गई हैं। इसके अलावा मेरे नहीं ख्याल कि अब देखिए ना, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर हुआ है, उसको रिकवरी में टाइम लगता है, उसके साथ फॉलो अप चीज़ें होती हैं। जो इंजेक्शन पिछले दिनों लगा और आइंदा भी एक माह के बाद जो है वो एक और इंजेक्शन लगना है, तो कम से कम इस हवाले से देखने चाहिए कि उनकी एक जो ट्रीटमेंट है वो तो कंप्लीट हो। एक मेन उनका हो गया प्रोसीजर, उसके बाद जो फॉलो अप उनकी दो ट्रीटमेंट्स हैं और जो डाउन टाइम है या रेस्ट टाइम है वो कम से कम रिकवरी टाइम वो तो गुजरने दें। आप कहते हैं कि जी बिल्कुल अचानक ही जो है वो शिफा मिल जाने वाला है, शिफा इंसान तो नहीं दे सकता। बात यह कि बिल्कुल उसकी आप तिब्बी मुआयना हो सकता है, तिब्बी इमदाद हो सकती है, लेकिन शिफा के लिए फिर टाइम चाहिए होता है ना। नहीं, वो बात तो ठीक है, बट जो न्याजी साहब, ये जो इमरान खान साहब की फैमिली के तरफ से जैसे नौरीन न्याजी साहबा की जानिब से आ रहा है, ये बड़ा सीरियस है ना कि उनको अपने वो आप उसे डाउट तो नहीं कोई कर सकता ना कि वो अपने भाई से मोहब्बत है या वो अपने भाई के बारे में फिक्रमंद है। और वो ये कह रही है कि हम तो ये भी नहीं कहते कि आप पुरअमन, बस लोग निकलें बाहर और करें इसके ऊपर एहतजाज, और वो कह रही है कि आंख का बदला आंख होगा। मनी साहब, जो तो है ना बहने, उनको तो आप ये समझे कि वो उनके ऊपर जो उनकी कैफियत होगी और उसके अंदर आपकी पूरी इतना एक्सपोजर भी नहीं होता इन चीज़ों का, ना पॉलिटिक्स का, ना सारी चीज़ों का। और सारे जो है एकदम जो उनको अवेयरनेस आती है कि जी ये बहुत कुछ हो रहा है, उनको क्योंकि सारी इंटरट्वाइन है, सारी इंटरकनेक्टेड है। पॉलिटिक्स भी, इमरान साहब का जेल में होना भी और इमरान खान साहब का जो बीमारी है उसके इन बिटवीन। ठीक है, दो तीन बातें। पहली तो ये बता दूं कि इस वक्त जितनी फिक्र जो है ना जिनके पास इमरान खान है वो उनके पास है। मैंने आज ही कॉलम लिखा, कल छपना जाएंगे अखबार में।
ये आप भूल जाएं कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो 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 लोग इमरान खान जैसे या नवाज शरीफ साहब जैसे जुल्फिकार भुट्टो जैसे कैदी रखते हैं, तो उनकी अपनी जान में बनी होती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल उनको पता होता है उन्हें क्या करना है। जो एक मामला है ना उनके साथ, तो उन्होंने उनको फांसी देनी है, उनको जो है 50 साल अंदर रखना है, 20 साल अंदर रखना है, 10 साल रखना, एक और मामला है। लेकिन जेल के अंदर जो है ना, जेल में आज तक ये जो कैदी रहते हैं जरदारी साहब वगैरह, इनसे अच्छा कोई नहीं रहता जो इमरान खान रह रहे हैं, जो जुल्फिकार भुट्टो साहब रह रहे हैं। ये कर्नल रफीक की किताब भुट्टो के आखिर 323 दिन पढ़ लें, फांसी की सजा मिली हुई थी, उसके बाद कर्नल रफीक के जरिए निगरानी को फांसी दिखाया गया। आप देखें कि उनको मर्जी का सिगार मिलता था, बेहतरीन उनका शक्ति बावर्ची था, बेहतरीन कॉफी का उनका ब्रांड होता था, सिगरेट का ब्रांड होता था। वो आप देखें एक चीज फूंक फूंक जरा उनको प्रॉब्लम होता था तो एक अलार्म बज जाते थे। एक पूरी यूनिट फौज मूव की हुई थी उनकी सेफ्टी के लिए। इमरान खान को आप क्या समझते हैं कि आप ये जो अस्पताल है चाहे अल-शफा, उसको तो हमने इंटरनेशनल ब्रांड दे दिया, उसको बना दिया। इनकी बातों ने हम लोग पता दुनिया से शायद ये अल-शफा से इलाज कराने आएंगे कि मुझे तो उसको पाकिस्तान के कवरेज दे दिया। लेकिन आप ये देखें कि आप ये चाहे फिल्म हो चाहे शफा, ये हाई सिक्योरिटी क्लियर है, उनका स्टाफ नहीं है। अब इमरान खान को ले जाना, उनको ले जा रहे हैं, जिम्मेदारी तो उनकी है ना। जी जी। अब देखें पता अजीब सी बात है, उनका इलाज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और उनके बाद फैमिली को भी ये सोचना चाहिए कि किसी ने आप तक जेल के बाहर आके प्रेस टॉक का अड्डा नहीं लगाया। बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ जहां झेल रहे हैं, जुल्फिकार भुट्टो रहे हैं, जरदारी साहब रहे हैं, बेनजीर साहब रहे, कौन है जो प्रेस टॉक करता है? और ये अटक जेल से लेके आज तक कोई ओकेजन मिस नहीं हुआ, रोजाना प्रेस टॉक होती थी। मुझे बताएं कितने जॉब दर जॉब लोग मिले हैं, कौन बंदा है जो मुझे बता दे पार्टी के लीडर्स में से, वकला में से, फैमिली में से, दूर परे के रिश्तेदारों में से जिसकी ख्वाहिश थी कि हमने इमरान को मिलना है और उसकी मुलाकात नहीं होती रही है ना। बावजूद है कि सोशल मीडिया ने जो तूफान मचा रखा था, इमरान खान वकील साहब के पास नहीं है, मेरा बेटा जेल में को वो वकील साहब के पास नहीं है, मेरे साथ तो सारे कंट्रोल करते हैं जो बजाय गवर्नमेंट में है। बड़ी मुझे फोन आते हैं कई दोस्तों के जो अंदर है, आपको पता है, मुझे पता है। मतलब वैसा मैं अगर यही सवाल आपसे पूछूं, ये उनकी बहनें अगर ये बात कहती हैं, क्या आपको वाकई ये लगता है कि इमरान खान साहब की सेहत के साथ कोई ये कर सकता है? और अकील मलिक साहब की हुकूमत तो ये कहती है, मैंने स्टोरी सबसे पहले ब्रेक की कि जी जिस तरह मोहसिन नकवी साहब का राब्ता था, सोहेल आफरीदी साहब लूप में थे कि खान साहब को ले जाएं जी, एक डॉक्टर भी ले जाएं अपने फैमिली वाले, और एक फैमिली का बंदा चला जाए, फिर फड्डा जिस पे हुआ वो एक अलग बात है। बट यहाँ सवाल ये है कि क्या कोई वाकई उनके साथ ये कर सकता है कि उनको स्लो पॉइजनिंग कर दे? इज इट दैट सिंपल? देखिए बात ये नहीं है, मसला ये है जब नॉन इशू को इशू बना दिया जाए ना, मेरे ख्याल में ये कोई इशू नहीं था। एक इंसानी जिस्म के अंदर किसी में कोई तब्दीली आ सकती है, कोई तकलीफ आ सकती है। अगर उनकी आंख में तकलीफ आई, उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को बताया और उसको इग्नोर ना किया जाता अगर शुरू में, और ये बात जो है उनके अजीज़ों को भी, उनकी बहनों को भी और पार्टी की हाई कमांड को भी बता दी जाती और वो आके मिल भी लेते, या खदशात के लिए कोई वो डॉक्टर्स वगैरह जब सजेशन अब हो रही हैं, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ना था? क्या उनकी सज़ा ख़त्म हो जानी थी, या उनको वहाँ से डयाला जेल से उन्होंने अगवा करके बाहर ले जाना था? कुछ भी नहीं होना था। ये नॉन इशू को इशू बनाने का मुझे मकसद हमें नहीं आया इनका। इससे अब ये जब इस किस्म के हालात पैदा होते हैं तो खुद ब खुद इंसानी ज़हन जो है वो खदशात को जन्म देता है। ये खदशात हैं। इनसे कहते हैं ना कि तेरे फिराक में गोया ख्याल मुफलस का, गई है फ़िक्र परेशान कहाँ कहाँ मेरी। तो वो फ़िक्र परेशान जो है वो इंसान फिर मुख्तलिफ चीज़ें सोचता है, और वो कैफियत इन्होंने खुद तारीख की है और करवाई है। मुझे इसकी विज़डम समझ नहीं आई, अभी तक नहीं समझ आई कि ये ऐसा क्यों किया इन्होंने। सर आप हुकूमत में नहीं है, अगर ये ना करते ऐसे आपको। हाँ जी, मैं सर आप हुकूमत में नहीं है इसलिए आपको विजडम समझ नहीं आई। ये खास विजडम होती है जब आप नहीं देखिए ना, तब समझ इससे वो प्रेशर भी रिलीज हो जाता। अब वो खदशात है ना ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर ये र्यूमर जो है ये फैलती जाती हैं, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट होता है, तो वैक्यूम जो है वो फिर र्यूमर उनको रिप्लेस करती हैं।
नहीं तो इसलिए ठीक ये है। मेरा ख्याल है ये एक इसका नुकसान है, फायदा नहीं होगा। नहीं बट ये अकील मलिक साहब जितना भी अब ये वो उन्होंने कह रहे हैं कि रायता फैल गया, ये सब कुछ हो गया, आपकी एप्रीहेंशन अपनी जगह के लिए इंतशार नहीं फैलना चाहिए, प्रेस टॉक्स नहीं होनी चाहिए, उस पर एक सारा, लेकिन वो इशू तो उसी तरह बन गया। आपने जितना मर्जी उसके ऊपर लिड रखने की कोशिश की, आपने वो मौका फराम कर दिया है उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी को। अल्लाह करे खान साहब को जल्दी वो बिल्कुल, और जिस तरह आपका वर्जन है, गवर्नमेंट का वर्जन है कि उनका फॉलो अप प्रोसीजर भी हो गया है, उनकी तबीयत में बेहतरी है, उनका विजन इंप्रूव हो रहा है, लेकिन जो मैसेजेस बाहर आ रहे हैं वो अभी भी यही है कि उनके साथ को बहुत बुरा हो रहा है और आप कुछ छुपा रहे हैं। तो आपने खुद ये इशू क्रिएट किया है। नहीं देखिए, इशू क्रिएट नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मे बी थोड़ा सा जो रिपोर्ट डिले हुई है वो पहले आ जानी चाहिए थी। इन हाइंडसाइट नाउ, मैं ये ज़रूर, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ये समझता हूँ कि जो रिपोर्ट पिम्स की पहली रिपोर्ट थी उसको पहले आ जाना चाहिए था, और इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। असल में कोई इतनी बड़ी इवेंट नहीं थी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, एक नॉन इशू था। उसको इस हवाले से तशहीर उसकी करना, फिर मैं समझता हूँ कि हर किसी की एक प्राइवेसी होती है मेडिकल रिकॉर्ड्स के हवाले से। आप नहीं चाहेंगे, न्याय साहब नहीं चाहेंगे, अहमद अवैस साहब नहीं चाहेंगे, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स या मेडिकल टेस्ट या इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो पब्लिकली मीडिया पे डिस्प्ले की जाई हों या डिस्कस कर रही हों, तो वो कम से कम उसके हवाले से भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन एक बैलेंसिंग एक्ट है, आई थिंक उसको देखना चाहिए। बट सर बात मैं जरूर कहता हूँ कि अकील मलिक साहब एक बात है ना, देखिए सर, इशू ये है कि जब आपने उनका इलाज, पहली दफ़ा आप उन्हें ले गए रात की तारीकी में, पिम्स वापस ले आए, वो जब तक वो स्टोरी ब्रेक नहीं हुई, किसी सहाफ़ी ने उसको ब्रेक नहीं किया, आपने उसके बारे में नहीं बताया। वो तो जब इशू क्रिएट हुआ तो फिर आपने उसके बारे में बताया। अगर आप पहले ही एजुकेट कर देते कि खुद ही कि जी उनको तकलीफ थी, उनका इलाज हो गया, ये उसकी प्रेस रिलीज है कि ये उनका इलाज हो गया, दैट्स इट, या फैमिली को लूप में ले लेते, एक्नॉलेज करवा लेते कहीं से। मैंने यही कहा कि इन हाइंडसाइट नाउ, दिस इज अगेन माय पर्सनल व्यू, मेरी ज़ाती राय है हाइंडसाइट में कि हमें जो है उस पर गो के हम समझते हैं अभी भी कि ये नॉन इशू है और इतना बड़ा इशू नहीं है जिस तरह मतलब ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन पीटीआई के दोस्त कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होता कि इस हवाले से अगर इसको अप्रोच कर लिया जाता। अच्छा, बट एक और ज़रा मुझे इसके बारे में बताइएगा कि ये जो सारा सिलसिला चल रहा है जनाब किबला सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से, आप सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से मुतमईन हैं उनके जज्बात से? जो कि अभी रिसेंटली मैं आपका एक स्टेटमेंट देख रहा था, आपने कहा कि वो दुरुस्त फैसले ले रहे हैं, दुरुस्त इक़दाम कर रहे हैं। तो उन्होंने तो 2 दिन पहले कहा है कि उनकी लड़ाई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से है, और वो कहते हैं मैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए मैं किसी के साथ ना, मैं बंद कमरों में जाके मिन्नतें तरले नहीं करूँगा। तो आप अभी भी अपनी बात पे कायम है अकील मलिक साहब कि वो दुरुस्त फैसले ले रहे हैं, दुरुस्त इक़दाम ले रहे हैं? देखें, जो एपिक्स कमेटी की बात है, जो IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के हवाले से है, जो काउंटर टेररिज्म के हवाले से तमाम तरह हिकमत अमली है, उसमें तो जो मीटिंग्स में हैं वो मामलात वो बिल्कुल कर रहे हैं, और वो कोऑर्डिनेशन है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, और कोऑपरेशन भी है। मैं बाहर आके वो सियासी बयान देना चाहते हैं तो बेशक दें। अगेन, इदारों को टारगेट करना, अगर इदारों को टारगेट करेंगे उसका नुकसान उनको खुद होगा, इसलिए बेहतर है कि वो भी ये कम से कम देखें कि अपना सियासी बयान बाजी अगर करनी है तो वो किसी हद तक करें और कुछ किसी दायरे में रह के करें, ना कि जो है एक तरफ जो है वो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, जो कि अच्छी चीज़ है, अप्रिशिएट करना चाहिए, और दूसरी तरफ जो है वो आप इस तरह की सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हो अपनी पार्टी के लोगों को, अच्छा, और अपनी सूबे की आवाम को। अच्छा, न्याजी साहब, एक मुझे ज़रा, अगर हमने इतना सब कुछ देखा है ये पिछले 2-2.5-3 साल से, मुझे सिर्फ ये बताइएगा आपको क्या नज़र क्या आता है? आफरीदी साहब फोर्स बना रहे हैं कि मैंने एक रिहाई फोर्स बनानी है, हुकूमत ये कह रही है कि ये फोर्स तो काम बड़ा ख़राब है, ये आप क्या करने जा रहे हैं, ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक काम है, ये आपको किसने इजाज़त दे दी, ये तो आइन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, ये आप नहीं करेंगे। क्या वाकई ऑप्शंस कोई नहीं है पीटीआई के पास और उनको ये करना पड़ेगा, या ये एक डेस्परेट मूव है और इसके नुकसान होगा तहरीक इंसाफ को? सब पीटीआई अजीब व गरीब किस्म के जो है मखमसे में, या आप ये कह रहे हैं कि शशुपाई में है,
उनको ये जो करते हैं वो कोई मेरे लिए या हुकूमत के लिए या आपके लिए या मुक़्तदरा के लिए नहीं करते, वो तो सिर्फ एक पार्टी के लिए। वहां पे आपने देखा नहीं है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीके इंसाफ को उड़ाकर रख दिया। इतनी बड़ी पार्टी को कल फारिग हो चुकी है। आज तहरीक इंसाफ वो बिल्कुल अनीमा बेगम सही कह रही है कि जी जो हमारा वोटर सपोर्टर है वो पार्टी की लीडरशिप को पे वोटर को कॉन्फ्रेंस कर चुका है। अब एक और सो उन्होंने सिर्फ यही बताया कि सामने आके इजहार किया है। अब जिस पार्टी के जितनी क्यादत है, गौर साहब समेत जितने इंपॉर्टेंट लीडर हैं, उनके ऊपर एक पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अदम एतमाद हो चुका है। तो उनका जो क्राइसिस है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है अमलन जो है नाम की जो पार्टी है इस वक्त टोटल क्योस में है। और उसकी जो उनको सब ने अपने आप को जस्टिफाई करना है, साबित करना है, और सोहेल आफरीदी बिल्कुल वही कर रहे हैं। वो सिर्फ ये साबित कर रहे हैं कि भाई मुझ पे कभी कोई वो इल्जाम ना लगे जो गौहर खान पे या हामिद खान साहब जैसे जय्यद किस्म के हमारे, देखो 80-82 साल का बंदा हो, उसको आप उठा के ऐसे कर डील करें जैसे उन्होंने आपके लिए बतले हुर्रियत बनना और कोई आज़ादी की मुहिम चलानी है। मतलब आपको पता है किसका क्या रोल हो सकता है। तो उन्होंने जो रोल अदा करना है वो एक किसी और को लीक किए हुए। ये अहमद वैद साहब के साथ सीनियर हैं, ये जानते हैं। बिल्कुल ठीक। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो ये तरीके साहब को अंदर से बिल्कुल पैर खोखला करके रख दिया है। एक वहां पे बिल्कुल उसने सही कहा है कि इनका जितना जो वर्कर सपोर्ट है वो ट्रोल कर अपने लीडर का ज्यादा कर रहा है, आपका मेरा बाकी हुकूमतों का बाकी एस्केलेशन का कम कर रहा है। उनके जो सोशल मीडिया है जो कि सिर्फ डॉलर्स के लिए और अपने पैसे के लिए उन्होंने पूरा हाईजैक कर रखा है। वो जो बिल्कुल वो जो एक इमरान खान साहब ने सोचा था कि इनके जरिए मैं लोगों में प्रेशर दूंगा। अब इमरान खान साहब बाद में पता चलेगा कि ये प्रेशर इमरान खान साहब से उसी तरह से इस्तेमाल होगा जिस तरीके से उनको उनके वेस्टेड इंटरेस्ट में है कि सब पैसे आइडियोलॉजी नहीं है। और वर्कर जो बेचारा वो सोशल मीडिया से क्यों लेता है, सोशल मीडिया उनको गालियां देता है, उनको गाली देते हैं, उनको जो लीडर है उनके लीडर है। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो क्राइसिस मुल्क का नहीं फिक्रा कहने क्राइसिस मुल्क का ये जो हम बातें कर रहे हैं क्राइसिस बहुत प्यारा क्राइसिस है। मुल्क जो है जिस पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी से है उसको देख ही नहीं है, उससे कभी हम निकल पाए हैं ना निकल सकते हैं। वो एक उसकी अलग बहस है, उसकी क्या वजूहत है। ठीक, मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब अहमद अवैध साहब का, जनाब हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब का और जनाब बैरिल मलिक साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जिसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।